अनामियम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे नेवल डिस्प्लेसमेंट या नाभि खिसकना। कहीं कहीं से धरण भी कहा जाता है, कहीं कहीं पिचोटी, गोला इत्यादि से कहा जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि नाभि असल में क्या कार्य हमारे शरीर के लिए करती है। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो इसी नाभि के द्वारा वह माँ से पोषक तत्व ग्रहण करता है। इसके पश्चात संसार में आने के बाद भी नाभि ही एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर शरीर की सभी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो हमारी सिस्टम है उसका पूरा कंप्लीट जाल नाभि से ही निकलता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। यह कहा जाता है कि 72,000 जो नाड़ियां हैं, कहीं कहीं 3.5 लाख नाड़ियां भी बताया जाता है, सभी नाड़ियों का केंद्र नाभि ही होता है। तो ये सारा सिस्टम जो नाभि में एग्जिस्ट करता है, यही सिस्टम हमारा ब्रेन में भी होता है। इसलिए नाभि को दूसरा ब्रेन भी कहा जाता है और नाभि के द्वारा ही संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का संचार, विकास और नियंत्रण किया जाता है। अब जबकि नाभि इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नाभि में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी तो हमारे शरीर में किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब जान लेते हैं कि नाभि का खिसकना, नेवल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। नाभि के जस्ट नीचे एक नाड़ी है जिसका स्पंदन हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो जो पल्स है वो थोड़ी बहुत भी अगर चावल भर भी अपने सेंटर से ऊपर नीचे या दाएं बाएं हो जाए, बड़ी ही प्रॉब्लम्स बॉडी में महसूस की जाती हैं। अब नेवल डिस्प्लेसमेंट के हम सिम्टम्स देख लेते हैं। नेवल इम्बैलेंस की वजह से खट्टी डकारे, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, अचानक से वजन घटना या बढ़ना, भूख ना लगना, अजीर्ण, पेट दर्द इत्यादि का अनुभव किया जाता है। तो वजह क्या होती है नाभि के खिसकने की? एकदम झटके से हैवी वेट उठा लेना, एक पैर के ऊपर ज़्यादा वेट आ जाना, खेलते कूदते दौड़ते हुए अचानक से शरीर का इम्बैलेंस हो जाना, ध्यानपूर्वक शारीरिक कार्य ना करना और साथ ही साथ जो भावनात्मक पहलू हैं वो भी नेवल डिस्प्लेसमेंट के लिए जिम्मेवार होते हैं। अब देख लेते हैं कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि हमारी नेवल डिस्प्लेसमेंट हुई है। चित्र 1 के अनुसार हाथों की रेखाओं को मिलाइए। यदि छोटी उंगली की लंबाई बराबर है तो आपकी नाभि ठीक है, अन्यथा चित्र 2 में छोटी उंगली की लंबाई कम है तो इसका मतलब आपकी नाभि खिसकी हुई है। दूसरे तरीके में पैर के अंगूठों को चित्र 3 के अनुसार मिलाइए। यदि पैर के अंगूठे समान हैं तो आपकी नाभि ठीक है, अन्यथा चित्र 4 में जिस तरह आप देख सकते हैं पैर के अंगूठों की लंबाई कम और ज़्यादा है तो इसका मतलब आपकी नेवल डिसलोकेटेड है। और तीसरे तरीके में लोग नाभि से निप्पल के बीच की दूरी एक धागे से नापते हैं। यदि बराबर है तो ठीक है, अन्यथा नाभि खिसकी हुई है। चौथा और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो तरीका है वो है नाभि के नीचे स्पंदन महसूस करना। पैरों को थोड़ा खोलकर शवासन में लेटकर बॉडी को रिलैक्स करने के पश्चात ये जो हमारी 2 उंगलियां और अंगूठे हैं इनसे नाभि के ऊपर हल्का सा प्रेशर देना है और उस पल्स को फील करना है। अगर नाभि के नीचे पल्स फील नहीं हो रही है तो इसका मतलब आपकी नाभि जो है वो डिस्प्लेस हो चुकी है और थोड़ा सा हल्का सा साइड में ऊपर या नीचे जब करके आप उसको ढूंढेंगे, टटोलेंगे तो आपको वो स्पंदन साइड्स में ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर फील होगी। नाभि डिगने की जो समस्या है वो ज़्यादातर बच्चों में, यूथ में और महिलाओं में देखी जाती है। यदि इस तरह की नेवल डिस्प्लेसमेंट की समस्या आपको हो गई है तो आप स्वयं भी इसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण योगासन हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो योग शास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र के हिसाब से शरीर में सप्त चक्र होते हैं। उन सप्त चक्र में तीसरा चक्र मणिपूरक नाभि वाले एरिया में ही होता है, जिसका कार्य पूरे शरीर को एनर्जी देना ही होता है। दूसरा जो मैंने आपको पहले पंच प्राण बताए हैं उनमें जो समान प्राण होता है उसका स्थान भी यही होता है और समान प्राण का कार्य भी डाइजेशन को ठीक रखना और बैलेंस करना बॉडी को। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, समान, इक्वलाइजेशन करना, बैलेंसिंग करना।
तो यदि हम इन दो चीज़ों को समझ लेंगे, मणिपूरक चक्र यानी कि खाना पचाने का कार्य और दूसरा समान वायु यानी कि बैलेंसिंग, तो आप नाभि को अच्छी तरह से ठीक कर पाएंगे। नाभि जबकि हमारे कोर एरिया में है तो हमें अपना कोर एरिया मजबूत करना चाहिए, हमारी मसल्स को स्ट्रेंथ देनी चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी। इसके लिए सबसे बढ़िया और सबसे उत्तम आसन है उत्तान पादासन। सीधा लेटकर सबसे पहले हमें 30 डिग्री एंगल पर हमारे पैरों को रोकने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रोकने की कोशिश करें, फिर धीरे से पैरों को नीचे रखें, फिर इसके पश्चात हमें 60 डिग्री पर रोकने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसी तरह से फिर हमें धीरे धीरे पैरों को नीचे रखना है। आप जितनी ज़्यादा देर तक रोक सकते हैं उतनी देर रोकने की कोशिश करें। ध्यान रखें कि पैरों को झटके से नीचे ना लेके जाएं। दूसरा आसन है नौका आसन। इसी तरह से पैरों को हल्का सा ऊपर उठाते हुए और हमारे धड़ को भी धीरे से ऊपर उठाते हुए हमें यहाँ पर इस तरह से रुकने की प्रैक्टिस करनी है। शुरू में नहीं हो पाएगा तो हम हाथों से पकड़कर इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। सारी जो स्ट्रेंथ है, सारा जो हमारा बल है पेट के ऊपर ही लगेगा, और अगर हमारी नाभि इधर उधर कहीं डिस्प्लेस हुई है तो वो सेंटर में आ जाएगी, और फिर उसके पश्चात ये पोजीशन हमें करनी चाहिए। अगला आसन है धनुरासन। इस तरह पैरों को हल्के से पकड़कर और धीरे धीरे ऊपर उठना है। बिल्कुल झटका नहीं लगाना है, धीरे धीरे ऊपर उठना है और जहां तक संभव हो वहां तक जाकर रुकने की कोशिश करनी है। फिर पैरों को इस तरह नीचे लिटाते हुए हमें भुजंगासन की प्रैक्टिस करनी है। पहला तरीका भुजंगासन का, सांस भरते हुए ऊपर होल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। और दूसरा तरीका, इस तरह चेस्ट के पास हाथों को लेके आएंगे और धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठेंगे सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इसके पश्चात हम करेंगे सेतु बंधासन। पैरों को इस तरह हिप्स के पास लेके आएंगे, हाथों से पैरों को पकड़ेंगे और धीरे धीरे हमारा जो पेट वाला हिस्सा है उसको ऊपर की तरफ उठाएंगे जितना मैक्सिमम हो सकता है। इस तरह से सेतु बंध आसन, और यहां पर मैक्सिमम रुकने की कोशिश करेंगे। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। इसी तरह यदि आप कर सकते हैं तो चक्रासन का अभ्यास भी करना चाहिए। हाथों को पीछे की तरफ रखेंगे, धीरे धीरे ब्रिज पोज में आएंगे सेतु बंध आसन में, और फिर बिना झटके लगाए धीरे धीरे हाथों को नीचे की तरफ प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। इसके पश्चात हम करेंगे पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन। श्वास भरते हुए पैर के अंगूठे को नाक पर स्पर्श करेंगे, माथे पर भी टच किया जा सकता है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे लेके जाएंगे। इसी तरह से फिर दूसरा पैर सांस भरते हुए, जिस तरह छोटा बच्चा पैर के अंगूठे को मुंह में लेता है उसी तरह से हमें इसकी एक्सरसाइज करनी है। जिसको अपनी कोर की मसल्स को फिट करना है, फ्लेक्सिबल करना है और स्ट्रेंथन करना है, उसको सुप्त वज्रासन अवश्य ही करना चाहिए। इस तरह हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। धीरे धीरे पीछे जाएंगे हाथों का सहारा लेते हुए, पैरों को एडजस्ट करते हुए कोहनियों को नीचे रखेंगे, हाथों को थोड़ा आगे की तरफ लेके आएंगे, थाइस पर हाथों को रखेंगे, चोटी वाला हिस्सा जमीन पर रखेंगे, छाती को बाहर की तरफ निकालेंगे, पेट को अंदर की तरफ पिचका लेंगे। यह है सुप्त वज्रासन। फिर इसी तरह से धीरे धीरे हाथों का सहारा लेते हुए हमें यहाँ आना चाहिए और थोड़ी देर के लिए वज्रासन में बैठना चाहिए। अब देखते हैं कि प्राणायाम में हमें कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए। सबसे पहले अनुलोम विलोम और उसके पश्चात समवर्ती प्राणायाम। समवर्ती प्राणायाम
बैलेंसिंग के लिए होता है, जो हमारी श्वास है और हमारा शरीर है उसको बैलेंस करने के लिए समवर्ती प्राणायाम किया जाता है। जिस तरह हम श्वास को फेफड़ों में भरते हैं, श्वास को फेफड़ों में भरते हुए जितना समय लगा उतनी ही समय के लिए हमें कुंभक लगाना है, श्वास को होल्ड करना है। फिर जितनी देर तक हमने श्वास लिया और होल्ड किया उतनी ही समय में श्वास को छोड़ना है और कंप्लीट छोड़ने के बाद फिर श्वास को होल्ड करना है। यानी कि रेचक, पूरक, अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक बराबर ही होगा। इन सब के अलावा जो व्यक्ति उड्डयन बंद की प्रैक्टिस करता है, अग्निसार की प्रैक्टिस करता है और नोली की प्रैक्टिस करता है, उस मनुष्य को कभी भी नाभि से रिलेटेड, समान वायु से रिलेटेड और मणिपूरक चक्र से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। खाने में विशेषकर मैदा इत्यादि का तो त्याग हमें कर ही देना चाहिए। तला हुआ, बहुत अधिक मसालेदार इन सब भोजनों से भी दूरी बना के रखनी चाहिए। हल्का और सुपाच्य भोजन उस मनुष्य को जिसको नाभि की प्रॉब्लम है उसे करना चाहिए। बार बार नाभि की समस्या होती है, उन्हें 50 ग्राम गुड़ में 10 ग्राम सौंफ मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करके और उसको चबा चबा कर प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। बेसिकली ये जो नाभि का कंसेप्ट है ये यह कहता है कि हमें पेट की जो मांसपेशियां हैं उन्हें मजबूत रखना है, उन्हें फ्लेक्सिबल रखना है। उस कोर के अंदर हमें स्ट्रेंथ लेके आनी है। बिना स्ट्रेंथ के कोई कार्य नहीं होता है। अगर शरीर को ढीला ढाला छोड़कर कोई कार्य करते हैं, बिना स्ट्रेंथ के कार्य करते हैं, तो कहीं पर भी झटका आ जाएगा। पेट पर तो असर सबसे पहले पड़ता है। एक स्वस्थ नाभि ही मनुष्य को एक्टिव, स्ट्रेस फ्री और एनर्जेटिक रखती है। साथ ही साथ जो हमारा ओरा है उसको दीप्तिमान रखती है। एक स्वस्थ नाभि ही एक स्वस्थ शरीर की धुरी है। इसलिए नाभि का बैलेंसिंग, नाभि को स्वस्थ रखना हमारा परम कर्तव्य भी है, क्योंकि इसी के द्वारा हम इस संसार में आए हैं, इसी के द्वारा हमने माँ के गर्भ में पोषण लिया है और इसी के द्वारा ही हमारा विकास होता है। आशा है यह वीडियो आपको एक अच्छे स्वास्थ्य की ओर अग्रसित करेगी। आने वाली वीडियोज़ में आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।